अन्या पॉलिटेक एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, क्या इस कंपनी में है जो अभी एसएमई सेक्टर में आईपीओ आ रहे हैं, तो हमें क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कंपनी टोटली फ्रेश इशू ला रही है या ऑफर फॉर सेल है। इसी के साथ साथ अभी जो एसएमई सेक्टर में बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, उसमें से बहुत सारे आईपीओ बस पैसे उठाने के बाद वो पैसे का क्या करती है क्या नहीं करती है कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। बस आईपीओ के द्वारा पैसे उठाना होता है और रिटेलर को पैसे उड़ाना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे कि कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कैसा है, क्या कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है या नहीं करती है, इसके एसेट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, कंपनी का पी रेशो कितना है, कंपनी का ईपीएस क्या है, ईपीएस बढ़ रहा है या घट रहा है। उसी के साथ साथ कंपनी के पास डेट कितना है, कंपनी ईयर ऑन ईयर डेट बढ़ाते जा रही है या नील कर रही है, और आखिर इस कंपनी का आईपीओ लाने का मकसद क्या है, और जो इस आईपीओ के द्वारा पैसे उठाने वाली है तो उन पैसे का कंपनी करने क्या वाली है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो बने रहिए आखिरी तक। उसी के साथ साथ और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली ये कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 26 तारीख को, 26 दिसंबर को, और ये क्लोज हो जाएगा 30 दिसंबर को। और ये कंपनी का टोटल जो शेयर रहेंगे वो टोटली एंटायरली फ्रेश इशू रहेंगे। 320 लाख शेयर कंपनी ला रही है फ्रेश इशू के द्वारा। तो मतलब जो टोटली इस आईपीओ के द्वारा पैसा आएगा वो कंपनी में जाएगा। तो अगर ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है तो इन्वेस्टर के पास कुछ नहीं जाने वाला। तो कंपनी के ग्रोथ के लिए ही ये आईपीओ लाया जा रहा है। और मोस्टली अभी ये कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 26 तारीख को और क्लोज हो जाएगा 30 तारीख को, राइट। तो हम इसका देखते हैं कि आईपीओ की डिटेल्स। सबसे पहले इसका फेस वैल्यू 2 रुपीज़ पर शेयर है और प्राइस बैंड रहेगा 13 रुपीज़ से 14 रुपीज़, मैक्सिमम 14 रुपीज़ रहेगा। और लॉट साइज़ रहेगा, अगर आप एक लॉट में अप्लाई करते हो तो 10,000 शेयर्स आपको एक लॉट में आएंगे। और उसकी की कीमत रहेगी 14 रुपीज़ के हिसाब से 1,40,000 रुपये, 1,40,000 रुपीज़। और टोटली 3,20,000 शेयर्स की वैल्यू होती है 44 करोड़, 44.80 करोड़, लगभग 45 करोड़। तो ये जो पैसा आईपीओ के द्वारा इकट्ठा कर रही है टोटली फ्रेश इशू के द्वारा रहेगा। और इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग प्री इशू था कंपनी के पास बिफोर आईपीओ 8,88,00,000 शेयर्स थे, लगभग 8,80,00,000, राइट। हाँ, 8,80,00,000 शेयर थे। और पोस्ट इशू के बाद कंपनी के पास रहेंगे टोटल 12 करोड़ शेयर। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले बात करें तो कंपनी का जो टाइम फ्रेम देखते हैं, तो कंपनी का आईपीओ फर्स्ट डेट पे ओपन हो जाएगा 26 तारीख को, क्लोज हो जाएगा 30 तारीख को, और इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा 31 तारीख को। और इसका रिफ़ंड मिलेगा जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 1 तारीख को रिफ़ंड मिलेगा, और जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको 1 तारीख को ही शेयर क्रेडिट किए जाएंगे शाम मार्केट क्लोज होने के बाद। इसका लिस्टिंग डेट रहेगा सेकेंड ऑफ जनवरी 2025। और इसका कट ऑफ टाइमिंग रहेगा 5 बजे, मैक्सिमम 5 बजे के पहले आपको अप्लाई करना रहता। तो अभी इसके लॉट साइज़ की बात करें तो एक लॉट में 10,000 शेयर आएंगे, जो कि हमने पहले ही बात की थी। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करते हो तो रिटेल कैटेगरी में जाएंगे, और एक लॉट से ज़्यादा कितने भी आप लॉट में अप्लाई करते हो तो आप HNI कैटेगरी में जाएंगे, मिनिमम कैटेगरी में। और मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 89.19% शेयर कंपनी के प्रोमोटर के पास थे, जो कि अभी आफ्टर इशू 65.40% रहेंगे, क्योंकि डाइल्यूट किया जाएगा, राइट। टोटली ऑफर फॉर सेल तो नहीं है, टोटली फ्रेश इशू है, बट ये शेयर कम क्यों होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि कोई प्रोमोटर तो सेल नहीं बेच रहा है, ऐसा सवाल कईयों के मन में आया होगा। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि इनको डाइल्यूट किया जाएगा। फिर हम कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी स्टार्ट हुई थी 2011 में, और कंपनी काम करती है पॉलिटेक एंड फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग में। मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी बैग्स मैन्युफैक्चर करती है, तो दो टाइप के मेन बैग मैन्युफैक्चर करती है, जहाँ पे एक HDPE क्वालिटी की बैग है और दूसरे वाली PP क्वालिटी की बैग्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो हाई डेंसिटी वाले बैग वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और PP में भी पॉलीप्रोपिलीन क्वालिटी की बैग ये करती है, मैन्युफैक्चर करती है। और उसके अलावा कंपनी जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर्स भी मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ पे इसलिए कंपनी का नाम ही है कि अनिया पॉलिटेक एंड फर्टिलाइजर्स।
तो यहाँ पे इनका जो सेक्टर है कि फर्टिलाइजर्स और पॉलिटेक, और उसी के अलावा कंपनी का जो प्रोडक्शन का काम जनवरी 2013 से स्टार्ट किया है। और उनका जो कैपेसिटी है 750 लाख बैग्स पर ईयर मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। और आज के हिसाब से कंपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रही है और जनरेटिंग टर्न ओवर एक्सीडिंग 100 करोड़ से भी ज़्यादा टर्न ओवर कर रही है कंपनी, और ये बैग्स में और फर्टिलाइजर्स में। और जिंक सल्फेट डिवीज़न में भी ये कंपनी अच्छा खासे लेवल पे काम कर रही है। तो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स है HDPE और PP बैग्स। उसी के अलावा जिंक सल्फेट में भी काम कर रही है कंपनी। तो अभी हम इसके स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2022, 2023 और 2024 3 साल पूरे फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, और ये एक क्वार्टर का स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। अभी मैं जो अमाउंट बोलूँगा ये अमाउंट लाख में है, लाख रुपीज़ में है, ना कि करोड़ में है। ठीक है। तो अभी एसेट्स की बात करें तो 2022 में कंपनी के पास एसेट थे लगभग 6,100 लाख के एसेट्स थे, मतलब 61 करोड़ के। और यहाँ पे फिर अभी बात करें 2023 में 9,655 लाख के एसेट थे, जो कि बढ़ के अच्छा खासा एसेट बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और 2024 में 11,136 लाख के एसेट है, मतलब 11.1 करोड़। और यहाँ पे 96 करोड़, सॉरी हाँ 96 करोड़, और यहाँ पे है 111 करोड़। तो और फर्स्ट क्वार्टर की बात करो तो यहाँ पे भी अच्छे खासे आपको एसेट्स में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं यहाँ पे 2022 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 9,200 करोड़ का, सॉरी 9,200 लाख का। और उसके बाद 2023 में 11,601 लाख का, 2024 में 12,505 लाख का। और अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4,73 लाख का, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा जंप होते हुए दिखाई दे रहा है हमें 2025 के ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात की जाए तो 70 लाख का 2022 में प्रॉफिट जनरेट किया था आफ्टर टैक्स, और 2023 में 570 लाख का, जो कि बढ़ के 2024 में लगभग 1,000 लाख का हो चुका है, मतलब 10 करोड़। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं 2024 का फर्स्ट क्वार्टर में, तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में, तो यहाँ पे है 453 करोड़ लाख, मतलब 4,53,00,000, 4 करोड़ 53 लाख अरे यार क्या हो रहा है, 4 करोड़ 53 लाख। नेटवर्थ की बात की जाए तो कंपनी का 2022 में नेटवर्थ था 2,534 लाख का, और जो कि 2023 में बढ़ के 2,733 लाख होते हुए देखने को मिल रहा है। और फिर इसका 1,000 से बढ़ के 2024 में 3,721 लाख का नेटवर्थ देखने को मिल रहा है, और अभी फर्स्ट क्वार्टर में 4,200 के आसपास। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो यहाँ पे 2022 में कंपनी के पास निगेटिव में रिजर्व था 975 लाख का, जो कि अगले साल फिर कम होते हुए देखने को मिला हमें, जो कि अच्छी बात है। 409 लाख का 2024 में प्लस में जाते हुए देखने को मिल रहा है, लगभग 585 लाख का। और अभी फर्स्ट क्वार्टर में 1,000 से भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बात तो अच्छी है कि माइनस से प्लस में जा रहा है, और जितना रिजर्व रहेगा कंपनी के पास उतना अच्छा है। और टोटल बोरोइंग की भी बात की जाए तो 2022 में 2,656 लाख का डेट था कंपनी के ऊपर, जो कि अगले साल बढ़ के 5,122 लाख पे जा चुका है। फिर 2024 में कंपनी ने डेट कम किया, 4,917 लाख पे आ रखा है, और फिर अभी फर्स्ट क्वार्टर तक इन्होंने 4,800 लाख तक आ रहा है। मतलब कंपनी डेट कम करने के ऊपर भी फोकस कर रही है, जो कि अच्छा है। तो इतना डेट के हिसाब से अभी हम बात करें आरओई की तो 28.25% का आरओई है, और आरओसी 16.47% है। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा है, 1% से भी ऊपर है, बट RONW लगभग 26% के ऊपर है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो लगभग 8 पे है। और अभी EPS की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का प्री IPO EPS था 1.13 और पोस्ट IPO 1.51, मतलब पी पहले था 12.35 और अभी है 9.25 पे, जो कि अच्छी बात है। जो इसके कॉम्पिटिटर के हिसाब से अगर बात करें तो ये अच्छे वैल्यूएशन पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है।
बट यहाँ पे मेन दिक्कत यही है कि डेट है और कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बट हमें बस लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इतना डबल ही मान सकते हैं आप इसे। बट यहाँ पे रेवेन्यू की भी बात की जाए तो ये भी अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, एसेट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बट ये बस एक ईयर और 2 साल में इतना क्लियर विजन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की भी बात करें तो 168 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो यही है कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के बैलेंस शीट और एसेट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट तो अच्छा दिखाई दे रहा है, बट मेन दिक्कत की बात है कि कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है, तो वो कम करना मेन दिक्कत है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशो मोर देन 1 है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अभी हम इसका जीएमपी चेक करते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है। तो मार्केट में अभी ये आईपीओ ओपन भी नहीं हो रहा है, ओपन भी नहीं हुआ है, तभी भी इसका जीएमपी 21% से भी ऊपर है। मतलब इसका आईपीओ प्राइस 14 है और जीएमपी चल रहा है 3 रुपये पे, मतलब 21.43%, लगभग 21.5% पे इसका जीएमपी चल रहा है। तो देखते हैं अभी आने वाले समय में क्या होता है, कितने एप्लीकेशन आते हैं, कितने लोग अप्लाई करते हैं इस आईपीओ में, और उसके हिसाब से इसका हमें फंडामेंटल और कितने लोग इंटरेस्टेड है वो पता चल जाएगा इनके एप्लीकेशन के द्वारा। तो इसके अलावा कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी की स्टेटमेंट अच्छी है, और कंपनी यहाँ पे जो पैसा इकट्ठा कर रही है वो उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी यूज़ करने वाली है, और वर्किंग कैपिटल के लिए भी ये पैसे का यूज़ करने वाली है। तो टोटली जो कंपनी का पैसा जाएगा ये कंपनी के ग्रोथ के लिए ही यूज़ होते हुए दिखाई दे रहा है हमें, और इनके जो सब्सिडरी रहेगी वहाँ पे भी इस आईपीओ के द्वारा जो पैसा आएगा वो खर्च करने वाली है। हालांकि ये सब्सिडरी के ऊपर खर्च करना कुछ अच्छा नहीं है कंपनी के हिसाब से, क्योंकि जिस आईपीओ के द्वारा कंपनी खुद के लिए पैसे इकट्ठा कर रही है वो दूसरे उनके सब्सिडरी में खर्च करें, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। बट इनके स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेट थोड़ा ज़्यादा है, और हालांकि एसएमई कैटेगरी में सारी की सारी कंपनियां हाई रिस्क की होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्क की होती है। यहाँ पे लॉट में ही काम होता है, 1-2 शेयर में बाय शेयर आप कर ही नहीं सकते, 10,000 शेयर आप एक साथ बेचने होंगे या एक साथ खरीदने होंगे। तो ठीक है भाई, बस इतना ही। आने वाले वीडियो में और भी आईपीओ के बारे में बात करेंगे हम, मोस्टली एसएमई और मेंस बोर्ड सेक्टर में। इसके अलावा अभी मैंने पिछले वीडियो में लगभग बहुत दिन हो गए अभी अपलोड किया है, मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको कि क्या यार आप अभी फ़िलहाल जो मार्केट चल रहा है वो मुझे नेगेटिव लग क्यों रहा था, और उसके बारे में भी कुछ लोग बहुत सारे पूछ रहे कि आपने बताया था कि क्यों नीचे गया है, आपने कैसे एनालिसिस किया है। तो आने वाले समय में मैं उसके बारे में और डिटेल में बात करूँगा। हालांकि पिछले दिनों में मार्केट ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा था, तो कई लोगों को लग रहा था कि अभी यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा और फिर से बुल मार्केट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। जो पिछला लो है वो तोड़ेगा, हालांकि यहाँ से भी फिर से ऊपर जा सकता है, बट फिर से थोड़ा वो पुराना लो तोड़ेगा तो फिर वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस हाई रहेंगे। आने वाले कुछ हफ्तों तक थोड़ा सावधान रह के आप देख सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल बहुत सारी ऐसी कंपनी है कि आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया भाव पे आपको अभी कंपनियाँ मिल रही है, तो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। पे बैंकिंग में भी अच्छा खासा गिरते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा बैंकिंग सेक्टर, और अच्छे खासे रिलायंस तो ऑल टाइम लो पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये सबसे बढ़िया मौका है आपके पास कि आप यहाँ पे ख़रीद लें लॉन्ग टर्म के लिए। तो ठीक है, अभी देखते हैं, आने वाले समय में आपको मैं अपडेट करते रहूँगा।